हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आए थे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे थे। एक 8000 किलो का एक इंजन है जो कि 5 वैगन्स को वो पुल कर रहा है, ठीक है। और टोटल जो दे रखा है कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस पर 40,000 न्यूटन, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे राहुल सर आज की वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। और कोई भी डाउट है तो राहुल सर से जरूर पूछते रहें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक 8000 किलो का इंजन है। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट लिखवा दिया था। उस क्वेश्चन के आगे का ही वीडियो है, ये कंटिन्यू करते हैं। जो 8000 किलो का ये क्या बोलते हैं एक इंजन है जो 5 वैगन्स को, कितने 5 वैगन्स को, तो यहाँ लिख रखा मैंने 8000, यहाँ लिख रखा 5 वैगन्स। इनके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे वैल्यू ध्यान रहेगी। और हर एक वैगन का जो वेट है बोल सकते हैं वो 2000 किलो है। कितना है? 2000 किलोग्राम, ठीक है। और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, वो कितना? 40,000 न्यूटन। कितना दे रखा है? 40,000 न्यूटन। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मैच कर लीजिएगा। एक 8000 इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम अलोंग ए हॉरिजेंटल ट्रैक। it exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton। कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? 5,000 न्यूटन। आगे बोला जा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है, ट्रेन का एक्सेलरेशन। और सी में पूछ रहा है वो एक वैगन का दूसरे वैगन पर कितना फोर्स है। तो चलते हैं इसके आंसर पर, ठीक है। क्वेश्चन यही है, आंसर पे चलते हैं। मैं आपको बता दूं क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं गिवन डेट। इज दैट क्लियर? सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो गिवन हो वो ही आप लिखोगे सबसे पहले। तो कितना इंजन पर फोर्स एक्सर्ट है, तो यहां पर लिखिएगा फोर्स EXERTED, एक्सर्टेड। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना है? इंजन के थ्रू कितना लगाया जा रहा है? 40,000 न्यूटन। इज दैट क्लियर? फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। आगे कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो नीचे लिखिएगा फ्रिक्शन। जो एक एक लाइन को पढ़ते जाइए, जो दिया गया है उसे लिख दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक, TRACK, ट्रैक के थ्रू कितना लगाया जा रहा है? इक्वल टू 5000 न्यूटन, ठीक है। यानी कि 5000 न्यूटन ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि जो आपके एक्सीलरेटिंग फोर्स है उसे हम निकाल लेंगे। जो ए ऑप्शन में पूछा जा रहा है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए। सबसे पहले ए में क्या 3 क्वेश्चन थे। ए में पूछ रहा है एक्सीलरेटिंग फोर्स, पूछ रहा है नेट कितना एक्सीलरेटिंग फोर्स लगेगा। तो यहां पे लिखिए आप द फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स ध्यान दीजिएगा आप कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस पर वर्क करता है? ऑलवेज एक्ट, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन, OPPOSIT, अपोजिट टू द डायरेक्शन, opposite to the direction of applied, APPLIED, applied force। is that clear? तो देखिए नीचे net accelerating, ACCELERATING, net accelerating force of engine, कितना नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स लग रहा है इंजन के थ्रू। तो आप क्या करोगे, जो आपके 40,000 है, 40,000 में से कितना ट्रैक के थ्रू कितना लग रहा है? 5000 न्यूटन, ठीक है। इसे आप फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ट्रैक के थ्रू लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है उसे माइनस कर दीजिए, 5000 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो कितना आ जाएगा? यहां पर लिखिए 35,000 न्यूटन। ये तो हो गया नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। ये हो गया आपके फर्स्ट का आंसर। बी ऑप्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है?
आपसे बी क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालिए। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो पहले आप एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है एम एफ इक्वल्स टू एम ए। इसी से ही हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें फोर्स भी दिया हुआ है और मास भी है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप मास को फाइंड आउट कीजिए। तो आप जो इंजन का मास है, मास ऑफ इंजन, उसमें ऐड कर दीजिए कितने वैगन से? 5। तो मास ऑफ इंजन प्लस 5 वैगन्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इंजन का मास दे रखा है 8000, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000। इज दैट क्लियर? प्लस कितना करोगे आप? एक वैगन का मास है 2000, तो 5 वैगन का कितना हो गया? 10000। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 18000 kg। इज दैट क्लियर? कितना आ गया? 18000 किलोग्राम। अब नीचे देखिए, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं? आपको पता ही है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। इज दैट क्लियर? तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एम। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए? अभी आइए 35, ऊपर वाले ए में निकालिए, देख लीजिएगा 35 न्यूटन। 35,000 अपॉन मास कितना आया? 18,000। इज दैट क्लियर? कैंसिल। हाँ, इससे 18 का डिवाइड कीजिए, 18 1 जा 18, ठीक है। कितना बचा? 17। फुल स्टॉप नहीं, पॉइंट लगाइए 0, और 18 9 जा, ठीक है, 162। तो ये बचा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया आपके सेकंड का आंसर। अब नेक्स्ट सी क्वेश्चन पे आ जाइए। सी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फोर्स ऑफ वैगन्स, वैगन्स का फोर्स बताना है एक वैगन का। तो आप देखिए एक वैगन का दूसरे वैगन पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसमें लिखिए फोर्स ऑफ वैगन, वैगन का मतलब डिब्बे, ठीक है, ऑन वैगन, WAGON, वैगन 2 इक्वल्स टू फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 का 2 पर कितना लगेगा? तो क्या करोगे आप? F इक्वल्स टू MA। इज दैट क्लियर? तो मास कितना है? 8000। एक्सेलरेशन कितना है? 1.94, 1.94। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, कितना आ जाएगा? 15,520, 15,520 न्यूटन। ये आपका थर्ड का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, एन ऑटोमोबाइल AUTO MOVILE, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ कितना मास है? 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल, एंड रोड इफ, क्वेश्चन बोल रहा है आगे, द व्हीकल, लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, द व्हीकल इज टू बी stopped with a negative, STOPPED, stopped with a negative, stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे 9th क्लास के, कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास है 1500 kg। वो कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन, कितना फोर्स लगना चाहिए व्हीकल और रोड के बीच में,
इफ द व्हीकल, यदि वो व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव, यदि उस व्हीकल को हम स्टॉप करना चाहे कितने एक्सेलरेशन के साथ, देख लीजिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन। क्या हुआ, रिटार्डेशन। 1.7 कितना दे रखा, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आंसर पे आ जाइए। सबसे पहले वही जो गिवन डेट है, जो गिवन क्वांटिटी उनको लिखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। मास कितना है 15, तो मास ऑफ व्हीकल लिखिएगा, मास ऑफ व्हीकल, व्हीकल का मास कितना है, एम से शो कर देते हैं 1500 किलोग्राम। इज दैट क्लियर। तो व्हीकल का मास कितना है 1500 kg। आगे देखिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन में आप लोगों के नॉलेज में ला दूं, रिटार्डेशन क्या होता है कि हम जब कार चलाते हैं, कोई भी व्हीकल हम रनिंग में लाते हैं, तो हम अचानक से उस पर ब्रेक लगाते हैं। रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करोगे, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे जब उसका एक्सेलरेशन, मतलब पहले तो हमने मोटरसाइकिल या स्कूटी तेज चलाई, ठीक है, फिर हम उसे रोकने के लिए ब्रेक लगा रहे, तो ब्रेक लगाने पर उसका एक्सेलरेशन कम होना रिटार्डेशन कहलाता है। मतलब जो एक्सेलरेशन के अपोजिट वर्क करता है, माइनस के 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है। इज दैट क्लियर। आगे देखिएगा अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स पूछना चाह रहा है व्हीकल और रोड के बीच में, तो आपको बता दूं F=ma का फॉर्मूला रख दीजिए। तो लिखिए नीचे फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कर दीजिए डायरेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन किसके बीच में, रोड, ROAD, रोड एंड व्हीकल। देख लीजिएगा फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है किसके बीच में, रोड एंड व्हीकल के बीच में। फॉर्मूला लगाइए F=ma। इज दैट क्लियर। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, चलते हैं, ठीक है, वैल्यू पर। तो F= यहां पर ही रख देता हूं मैं, कितनी हो जाएगी 1500, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 1.7, माइनस के 1.7 से कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगी और 85 75 जा, तो माइनस के 2550 न्यूटन, कितनी आई, माइनस के 2550 न्यूटन, ठीक है। चलिए जी, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोमेंट, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। व्हाट इज द मोमेंटम, संवेग पूछना चाह रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, MOMENT, मोमेंटम पूछना चाह रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, मूविंग विद ए वेलोसिटी, जो कि मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, v, क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन लिखिएगा mb², mb का होल स्क्वायर, सेकंड है mb²। इज दैट क्लियर। फर्स्ट है mb का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर है mb², फिर है हाफ mb², सी ऑप्शन है हाफ mb², और एक है mb। मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। आंसर बताइए इसका, ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा mb। आपको पूरा बताया हुआ है कि मास और किसका, वेलोसिटी का, जो ऑब्जेक्ट का है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, उसका मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, कितना है, हॉरिजेंटल फोर्स है 200 न्यूटन। कॉमा लगा लिखे, वी इंटेंड टू मूव, वी इंटेंड, INTEND, इंटेंड टू मूव, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट, a wooden cabinet across a floor,
across a floor, FLWR, a floor at a, आगे बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। आगे बता रहे हैं व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, फुल स्टॉप का लिखे, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, what is the friction force that will be exerted, that will be exerted, EXERTED, that will be exerted on the cabinet, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आगे बोला जा रहा है एक हॉरिजेंटल फोर्स का यूज करते हुए, हॉरिजेंटल फोर्स है 200 न्यूटन, वी इंटेंड टू मूव ए, हम जो है वो क्या है, स्लाइडली मूव होते हैं एक वुडन कैबिनेट पर, अक्रॉस ए फ्लोर, एक फ्लोर पर, और बोला जा रहा है वो फ्लोर पर जब वो वुडन लकड़ी की एक बनी हुई कैबिनेट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होती है, तो फुल स्टॉप। आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स जानना चाह रहे हैं, डेट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, कि उस मतलब कैबिनेट यानी कि जो वुडन कैबिनेट है उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया गया है। तो मैं आपको बता दूं जो कैबिनेट है यहाँ पर वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो नीचे लिखिएगा हेयर कैबिनेट, मतलब एक कैबिनेट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, विल मूविंग विथ ए कांस्टेंट, मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इज दैट क्लियर? वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कॉमा लगा लिखें, इफ नेट एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, क्या लिखा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग किस पर, वुडन कैबिनेट पर, कितना हो जाएगा, ऑन इट, जीरो, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ कितना है, 200 न्यूटन, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन द कैबिनेट, एक्ट्स ऑन द कैबिनेट, एक्ट्स ऑन द कैबिनेट, इस कैबिनेट पर लग रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ ही लग रहा है। वो क्लियर कह रहा है क्वेश्चन में कि वो इंटेंट लगता है आगे की तरफ, स्लाइडली फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे बोला जा रहा है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो आगे लिखिएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फुल स्टॉप। इसके कारण क्या होगा, थस फ्रिक्शन फोर्स, इसके कारण क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 200 न्यूटन के, और एक्ट किसकी तरह वो एक्ट करेगा, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, OPPOSITE, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इज दैट क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगा टू द मोशन ऑफ ए बॉडी। लिखिएगा आगे, कंटिन्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी। आगे देखिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रत्येक का जो हर एक का मास दे रखा है, टू ऑब्जेक्ट्स
कॉमा लगा के ईच ऑफ मास, हर एक का मास कितना दे रखा है 1.5 kg, ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम, आर मूविंग इन द सेम, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट STRAIGST स्ट्रेट लाइन बट आगे कंटिन्यू कीजिएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन में वो फोर्स लगता है और प्रत्येक का मास लग रहा है 1.5 kg, मूव कर रही है। आगे लिखिएगा क्वेश्चन में द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, एज 2.5 मीटर पर सेकेंड। हर एक की जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। बिफोर द कॉलाइजन, बिफोर कॉलाइजन यानी कि टक्कर होने से पहले या भिड़ंत बोल सकते हैं, ठीक है, टकराने से पहले। ड्यूरिंग विच, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा व्हाट विल बी द वेलोसिटी, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड, COMBINED, कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलाइजन, क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है दो ऑब्जेक्ट है, हर एक का मास 1.5 kg दे रखा है, मूव कर रहे हैं इन सेम स्ट्रेट लाइन में। आगे कह रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, आगे बोला जा रहा है वेलोसिटी जो दे रखी है हर एक ऑब्जेक्ट की कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड टकराने से पहले। तो वो पूछना चाह रहा है टकराने के बाद जब ये ज्वाइंट हो जाएंगे तो आफ्टर कॉलाइजिंग कितनी वेलोसिटी होगी। अब मैं दो ऑब्जेक्ट मान लेता हूं A एंड B, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा लेट द ऑब्जेक्ट A एंड B। मैंने दो ऑब्जेक्ट मान लिए, कौन कौन से, A एंड B। इज दैट क्लियर? दो ऑब्जेक्ट A एंड B ले लिए, मूव कर रहे हैं, मूविंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, is in the same, is in the same, is in the same straight line, STRAIGST, straight line, full stop। सेम स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं तो मूवमेंट, तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है A, उसका मूवमेंट मैं बता देता हूं। मूवमेंट ऑफ A मतलब A ऑब्जेक्ट का क्या मूवमेंट होगा, तो यानी कि मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अब मास कितना है इसका 1.5, वेलोसिटी कितनी है 2.5, कितना हो गया 3.75 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मूवमेंट। कितनी मूव हुई है ए ऑब्जेक्ट 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इक्वल टू 3.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही मूवमेंट निकाल लो बी ऑब्जेक्ट का, तो नीचे लिखिएगा ऑल्सो मूवमेंट, ऑल्सो मूवमेंट ऑफ बी। बी का निकालिएगा आप लोग तो क्या कीजिएगा एम इंटू वही स्मॉल, ठीक है, मास इंटू एक सेकेंड देख लीजिएगा दोनों मूव तो कर रही है लेकिन ऑब्जेक्ट में टकराने के बाद तो मैं वेलोसिटी को रिवर्स कर दूंगा, माइनस वी कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा माइनस वी।
तो देखिए 1.5 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2.5 इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के 3.75। इज दैट क्लियर? तो माइनस के 3.75 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? यहां तक तो आप लोगों के क्लियर हो गया। आगे चलिएगा, यदि वेलोसिटी v जो है वो कोलाइजन यानी कि भिड़ंत होने के बाद में भी कंबाइंड हो जाए, यानी कि पहले तो वेलोसिटी v है और बाद में आफ्टर कोलाइजन कितनी हो जाएगी, वो 3 इंटू वी हो जाएगी। क्योंकि कैसे होगी, क्योंकि आफ्टर कोलाइजन क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो टकराने के बाद जब कंबाइंड होगा उनका मोमेंटम, तो वो 3v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3v। तो नीचे लिखिएगा इफ कैपिटल B इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखा, इफ कैपिटल B इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन, कॉमा लगा के लिखिए, देन आगे देखिएगा क्या होगा, देन कंबाइंड मोमेंटम कितना आएगा टकराने के बाद में आफ्टर कोलाइजन, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई वी। तो आफ्टर कोलाइजन के बाद कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई वी। यानी कि अब मैं यूज करूंगा कंजर्वेशन लॉ का, यूजिंग लॉ ऑफ, कौन सा कंजर्वेशन, मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, MOMENTUM। अब मैं क्या करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करूंगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर लिखिएगा कंबाइंड मोमेंटम, नीचे लिखिएगा कंबाइंड मोमेंटम। कंबाइंड मोमेंटम किसका, A एंड B ऑब्जेक्ट का, इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, देखिएगा कंबाइंड मोमेंटम A और B का आएगा, वो A का और B का दोनों का ऐड कर दीजिए। तो मूवमेंट जो है दोनों का, मोमेंटम निकालने के लिए दोनों का मूवमेंट ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है मोमेंटम, अब मैं A और B का मूवमेंट ऐड कर दूंगा, तो मूवमेंट ऑफ A प्लस मूवमेंट ऑफ B। इज दैट क्लियर? मैंने A और B का मूवमेंट, मतलब जो हिलने का मैं अपन ने निकाला था ना 3.75 और माइनस के 3.75 दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये तो हो गया मोमेंट 3 इंटू वी। A और B का अभी निकाला जस्ट ऊपर, 3 इंटू वी। मूवमेंट कितना है A का, 3.75 और B का कितना है, माइनस के 3.75, दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 इंटू वी इक्वल्स टू 3.75 माइनस के 3.75, ये हो गया 0। तो देखिए 3v इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, या v इक्वल्स टू 0, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए क्लोज। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, क्वेश्चन नंबर आपके है 12, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ, क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, कॉमा लगा लिखें, हम किसी ऑब्जेक्ट पुश करते हैं, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, फुल स्टॉप। इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्क्ड, TRUCK, मैसिव MASSIV, मैसिव ट्रक पार्क्ड along रोड साइड, फुल स्टॉप, it will probably 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 not move, full stop. A student justifies this, एक स्टूडेंट जस्टिफाई करता है इसको बाई आंसरिंग डेट, और आंसर क्या देता है, द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज कैंसिल ईच अदर, मतलब दो अपोजिट फोर्सेज ने आपस में एक दूसरे को इक्वल है और कैंसिल कर दिया है, फुल स्टॉप। कमेंट ऑन दिस लॉजिक, इस लॉजिक पर कमेंट दीजिए एंड एक्सप्लेन
वाई द ट्रक डज नॉट मूव। एक्सप्लेन कीजिए कि ये ट्रक मूव कैसे नहीं हुआ है। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब मोशन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन, वो कहना चाह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जाता है, पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दोबारा अगेन पुश होता है, मतलब दोबारा उस जो धक्का देने वाला है उसे ही पुश करता है दोबारा, बैक मैंने लिखा है पुश इज बैक, और इक्वल फोर्स लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। आगे बोला जा रहा है यदि ऑब्जेक्ट का जो मैसिव ट्रक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो क्या है, एक काफी ज्यादा वेट है, काफी ज्यादा मास है उसका, और वो रोड के अलोंग साइड, मतलब अलोंग द रोड साइड वो लगा हुआ है, विल प्रोबेबली नॉट मूव, और वो मूव नहीं होगा। कंडीशन ये कि मूव नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट बताता है कि दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो वो कह रहा है इसको एक्सप्लेन कीजिए कि वाई द ट्रक डज नॉट मूव, ट्रक डज मूव क्यों नहीं हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखवाऊंगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट का जो लॉजिक था वो रॉन्ग है, क्योंकि दो फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल तो करते हैं लेकिन वो एक सेम बॉडी पर नहीं लग सकते। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है, एक्शन रिएक्शन का, जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है, और एक ही मतलब डिफरेंट बॉडी पर वो वर्क करते हैं, जबकि इसमें एक ही बॉडी है, इसलिए ये सही नहीं है स्टूडेंट का लॉजिक। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।